नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं रत्नेश और स्वागत है आपका जीके कैंपस परिवार में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले संविधान की प्रस्तावना की, अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित जो बुक है उसके अध्याय 4 संविधान की प्रस्तावना की इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 4 संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। तो सबसे पहले अगर किसी देश ने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया तो वो था अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले प्रस्तावना को अपने संविधान में सम्मिलित किया। तदुपरांत कई अन्य देशों ने भी इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान की परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इनमें संविधान का सार होता है। प्रस्तावना संविधान का परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार निहित होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पाल्कीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं मॉन्टे एग्जामिनेशन में कि N.K. पाल्कीवाला ने संविधान का परिचय पत्र किसे कहा है। तो संविधान की प्रस्तावना को N.A. पाल्कीवाला ने संविधान ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अब हम बात करते हैं आगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए तथा संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था और पेश किया था और जिसे संविधान सभा ने पास किया, उस उद्देश्य प्रस्ताव का एक भाग एक प्रतिरूप है संविधान की प्रस्तावना। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। एक ही बार संविधान की प्रस्तावना को अभी तक संशोधित किया गया है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कब संशोधित किया गया? तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना को एक ही बार सिर्फ और सिर्फ संशोधित किया गया है। अब हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। तो संविधान की प्रस्तावना में लिखित है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की समाजवादी धर्म पे जितने भी यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड हैं उनकी पूरी की पूरी अभी हम डिस्क्रिप्टिव में इस वीडियो में बात करेंगे, उनको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अभी हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक वर्ड की क्या क्या मीनिंग होंगी, उनके अर्थ क्या हैं, संविधान सभा में कैसे उनके अर्थ निकाले हैं, हम पूरी डिस्क्रिप्टिव से यानी पूरी विस्तृत रूप से उनको पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसकी समस्त नागरिकों को 3 तरीके का न्याय, कैसी न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, 5 तरीके की स्वतंत्रता देंगे हम। क्या स्वतंत्रता होगी? राजनीतिक न्याय होगा यहाँ पे। क्या स्वतंत्रता होगी? विचार की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विचार की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की होगी, धर्म की होगी, विश्वास की होगी और उपासना की होगी। यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम बात करें अगर प्रस्तावना के तत्व की, तो प्रस्तावना में निम्नलिखित 4 मूल तत्व हैं। नंबर 1 है संविधान के अधिकार का स्रोत। तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों की से शक्ति अधिग्रहित करती है। पहला है क्या? संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना के अगर तत्व की बात करें हम, तो कहता है संविधान जो है वो भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करती है। दूसरा अगर बात करें कि भारत प्रकृति क्या है, तो भारत की प्रकृति है कि भारत एक संप्रभु यानी कि किसी के अधीन न रहने वाला देश, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक है तथा गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। हम बात करें संविधान में क्या उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता और समता तथा बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। और संविधान लागू होने की तिथि क्या है, तो संविधान लागू होने की तिथि है दोस्तों 26 नवंबर 1949। अब हम बात करते हैं संविधान में मुख्य शब्द की। तो सबसे पहला शब्द है संप्रभुता। संप्रभु का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपनी मामलों का निस्तारण
करने के लिए स्वतंत्र है। भारत अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी की भी तरह के भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। अर्थात भारत एक संप्रभु का आस है, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण, किसी भी विदेशी सीमा में अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। हम बात करें अगर समाजवादी की, तो वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया समाजवादी शब्द। 42वें संविधान संशोधन से पहले भी संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित करके उसके अनुसार कार्य किया। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद है, जिसे हम कहते हैं राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन होता है। तो हम बात करते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद होती क्या है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। जो लोकतांत्रिक समाजवाद होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखती है। अब हम बात करते हैं जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद होते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की समानता को समाप्त करना है। जो अवसर की असमानता, यहाँ पे समानता लिखा हुआ जबकि यहाँ पे होना चाहिए क्या, असमानता। तो अवसर की असमानता को समाप्त करता है लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवाद समाज की ओर ज़्यादा झुकाव है, हम बात करें अगर भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्ष मतलब होता क्या है, आइए हम समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन भी प्राप्त है। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित प्रभु संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो का तथ्य है। हम बात करते हैं गणतंत्र की। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में दो वर्गों में को बांटा जाता है। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है राजशाही और दूसरा होता है गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन। और वहीं गणतंत्र व्यवस्था में प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। अब हम बात करते हैं गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल होती हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की वजह से लोगों के हाथों में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थित, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है। अब हम बात करते हैं न्याय। प्रस्तावना में न्याय तीन रूपों में शामिल है: सामाजिक न्याय, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। अगर हम बात करें सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग अथवा लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। इसका मतलब यह है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के साथ महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। हम बात करें अगर आर्थिक न्याय की,
तो आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है, यानी कि हम संपत्ति की जो असमानता है देश में उसको भी हम दूर करेंगे। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय भी परिलक्षित होता है। जो सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय है उनका जो मिला जुला रूप होता है वो होता है अनुपाती न्याय। अब हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की हो। चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की हो, ये तथ्य है राजनीतिक न्याय का। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, इन तीनों तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। जो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 तरीके के न्याय दिए गए हैं, उसे 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित होकर संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता की अब, तो स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थित तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। यहाँ पे प्रस्तावना हर व्यक्ति की मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता विकसित करती है, यानी कि आप किसी भी बात को बेहिचक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म पर विश्वास कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म के हों, चाहे आप पंडित हो, मौलवी हों, उस धर्म की उपासना आप कर सकते हैं। आपको इसकी स्वतंत्रता दी गई है। इसके हनन के मामले में आप कानून का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है। हम मौलिक अधिकारों में इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम अध्याय पढ़ेंगे मौलिक अधिकार से रिलेटेड। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। 1779 से 1799 की जो फ्रांस की क्रांति थी उससे प्रेरित होकर हमारे संविधान में स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व के आदर्श को लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। हम बात करें अगर समता की, तो समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। इस उपबंध में समता के 3 आयाम, यहाँ पे क्षमता लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे समता। तो समता के 3 आयाम शामिल हैं। वो आयाम क्या हैं? नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। अगर हम बात करें नागरिक की, समता कैसे सुनिश्चित होती है, तो मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहला होगा अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता, यानी कि सभी को एक तरीके का कानून प्रदान किया गया है। धर्म, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, अनुच्छेद 15, यानी कि किसी को धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार, लिंग या जन्मस्थान के अनुसार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16, यानी कि सभी लोगों को समान अवसर और प्रतिष्ठा का समय दिया जाएगा, उनमें अवसर दिया जाएगा, जिसे अनुच्छेद 16 में लिखित है। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को, यहाँ पे क्षमता लिखा हुआ होना चाहिए, समता। संविधान में ऐसे 2 उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हैं, प्रतीत होते हैं। पहला है धर्म, जात, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य करार नहीं दिया जाएगा, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को धर्म, जात या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य नहीं करार दिया जाएगा, अनुच्छेद 325। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान, अनुच्छेद 326। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 39 में महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के समान वेतन के अधिकार को भी सुरक्षित करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम आर्थिक समता की बात करते हैं। अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जब एम लक्ष्मीकांत जी के बुक से, तो वहाँ पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे। यहाँ हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल 39 कहता गया है। आर्टिकल 39 देता है हमें आर्थिक समता की, यानी कि
महिला तथा पुरुष को जीवनयापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करता है। अब हम बात करते हैं बंधुत्व शब्द। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व में दो बातों का सुनिश्चित करना होगा। हम देखते हैं पहला क्या है। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 की अगर हम बात करें तो कहता है भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में है, यानी कि कई राज्य 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य मिलकर एक भारत का निर्माण करते हैं, यानी कि राज्यों के संघ के रूप में शामिल है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि हम भारत के जितने भी राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते, जबकि किसी अन्य राज्य को भारत में हम शामिल कर सकते हैं। जैसे सिक्किम हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर, हाल ही के आर्टिकल 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर जिसका एक अलग संविधान हुआ करता था उसको हटा करके जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया। इससे भारतीय संघ की बदली ना जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं का पार पाना भी है। अब अगर हम बात करें प्रस्तावना के महत्व की, तो प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो MCQs आ सकते हैं एग्जाम में कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, या शब्द किसके हैं। तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसी तरीके से प्रारूप समिति के सदस्य KM मुंशी के अनुसार हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है प्रस्तावना। हम आगे बात करें तो सुप्रसिद्ध अंग्रेजी राजनीतिक शास्त्री सर अर्नेस्ट वाकर संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले जो राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं उनको अपना सम्मान देते हैं। वह प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहते हैं। सर अर्नेस्ट वाकर जो एक अंग्रेजी राजनीतिक शास्त्री है वह प्रस्तावना को कुंजी नोट कहते हैं संविधान का। अगर हम बात करें भारत के पूर्व न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह के शब्दों को, तो उन्होंने कहा प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है, क्योंकि यह हमारे संविधान की आत्मा है जिसमें हमें राजनीतिक समाज के तौर तरीके को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं, जैसे कि 3 तरीके की न्याय, 5 तरीके के हमें स्वतंत्रताएँ दी गई हैं जिन्हें क्रांति की परिवर्तित कर सकते, जिसे किसी क्रांति द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि प्रस्तावना को परिवर्तित करने के लिए एक विशाल क्रांति की आवश्यकता होगी। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को देखें हम तो बेरूबारी संघ मामला देखते हैं 1960 का। बेरूबारी यूनियन 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है। जिस तरीके से हम घर से निकलते समय एक बार मिरर देखते हैं, शीशा देखते हैं, उसी तरीके से संविधान की प्रस्तावना, जब भी संविधान की भाषा कहीं भी संदिग्ध होगी तो हम प्रस्तावना को देखेंगे। बेरूबारी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में यानी जो संसद होगी वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि संविधान प्रस्तावना का अंग है, यानी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका यानी जो संसद है उसमें संशोधन कर सकती है। किस वाद में कहा गया ये? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया। अब हम समझते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 है क्या। तो केशवानंद भारती ने ही बाद में सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। किस मामले में प्रस्तावना संविधान का अंग माना गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने
पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया, यानी कि जो बेरोजगारी संघ मामले में व्याख्या दी गई सर्वोच्च न्यायालय की उसे अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यहाँ दो तथ्य उल्लेखनीय हैं कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। जो प्रस्तावना है वह न तो किसी संसद का स्रोत है और ना ही संसद उस पर प्रतिबंध लगा सकते, यानी कि संसद की शक्तियों पर प्रस्तावना प्रतिबंध लगाती है। यह गैर न्यायिक है और अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती, यानी कि जो प्रस्तावना है वो गैर न्यायिक है और इसको हम किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। प्रस्तावना में संशोधन की संभावनाओं को देखें तो उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। न्यायालय ने यह मत बेरोजगारी संघ के तहत दिया था और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल व्यवस्थाओं में संशोधन न हो, यानी कि जो उसका मूल ढांचा हो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इन प्रस्तावना में हम किसी वर्ड को, जैसे 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, वो थे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। अब प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए इसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। इस संशोधन को वैध ठहराया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो अध्याय 4 एम लक्ष्मीकांत से। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी डाउट हो, उसको कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।